हेलो स्टूडेंट्स। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 46 पेंडुलम पर क्वेश्चन है बट इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले समझो कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा हो, सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है, तो उसका पोजीशन कैसा होगा। अब बॉब क्या है यह भी समझ लो। तो यहां पर हम बना रहे हैं, देखो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हो गया। अब सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो हो गया स्मॉल ए लिख दिए। ये जो स्फीयर देख रहे हो जिसको सस्पेंड किया गया है, इसी को बॉब कहते हैं। अब समझ गए, यह हो गया बॉब। ठीक है, अब इसका मास अगर m है तो वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, mg होगा। इसके अगेंस्ट में जो थ्रीड है, जो स्ट्रिंग है जिससे बॉब लटका हुआ है, उसमें टेंशन जो है क्रिएट होगा। तो टेंशन जो होगा वो हो जाएगा, टेंशन होगा टी। टेंशन क्या होगा, टेंशन भी फोर्स होता है यार, तो टेंशन हो गया टी। तो यह पोजीशन है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर। और सिंपल पेंडुलम जो है रेस्ट में है। सिंपल पेंडुलम रेस्ट में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू यहां दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क करता है, सपोज करो इधर से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जब वर्क करेगा, बात समझ गए, और इस पर चार्ज नहीं होगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इधर से भी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क करना शुरू करे, इस बॉब पर अगर चार्ज नहीं है, फिर भी इसी पोजीशन में रहेगा। बात समझ में आई। जब इस पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे या नेगेटिव चार्ज देंगे, तभी इसका पोजीशन चेंज होगा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस, है ना, डायरेक्शन में अगर सेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर वर्क करे, तब क्या पोजीशन होगा, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए। अब क्वेश्चन में है भी, देखो कैरिंग ए चार्ज लिखा हुआ है, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg एंड कैरिंग ए चार्ज of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब अप्लाई होता है इस पर भी चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो यह इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी रेस्ट पोजीशन में ही रहता है। तो अब इसका क्या कंडीशन होगा उसको हम बता रहे हैं फिगर के द्वारा। देखो नेक्स्ट फिगर क्या होगा, सो देखो नेक्स्ट जो फिगर होगा, अब देखो, अब इसका पोजीशन जो होगा यहां पर हो गया, देख लो ये हो गया बॉब, और इधर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इधर से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। अब समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इसका पोजीशन देखो, अभी भी रेस्ट में है। क्वेश्चन के आधार पर अभी भी ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस पोजीशन से इसका पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ही नहीं कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम ले लिए थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहां पर दिखा दे, तो सपोज करो कि यहां पर एक प्लेट है जो यूनिफॉर्मली जो है ना, एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेक्टर ई ऐसे वर्क करेगा। बात समझ गए, वेक्टर ई हो गया। क्लियर। अब देखो इसका मास जो है m है, इस पर चार्ज क्या रखा गया है, q, जो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑलरेडी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं, इसको दूर ले जाएगा कि नहीं, तब इक्विलिब्रियम में यह है, मतलब दूर जाकर इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका ओरिजिनल पोजीशन से थीटा हो गया। अब देखो इसका जो वेट होगा वह होगा mg। क्लियर। अब इसमें जो टेंशन वर्क करेगा
वह टेंशन हो गया टी। टेंशन कितना हो गया टी। अब टेंशन को हम यहां पर रिजोल्व करेंगे, टेंशन को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। यहां पर चार्ज क्यू लिख दिए हैं, मास तो एम है तभी ना वेट एम जी है। यहाँ चूंकि स्पेस कम है इसलिए हम एम को हटा दिए हैं, चूंकि एम जी तो वर्क कर ही रहा है। अब देखो टेंशन को स्प्लिट करोगे तो टेंशन को स्प्लिट करोगे कैसे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक। तो अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब स्प्लिट करोगे तो देखो टेंशन का एक कंपोनेंट यहां पर प्राप्त होगा। अब देखो यहां पर एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा होगा, यह भी एंगल थीटा होगा, ठीक। अब देखो टेंशन ऐसे है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में जो टेंशन का कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा टी कॉस थीटा। इस टी कॉस थीटा पर जो परपेंडिकुलरली प्राप्त होगा टेंशन का कंपोनेंट वह हो जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो टेंशन इस पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हम रिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा टेंशन का वह होगा टी कॉस थीटा, इस पर जो परपेंडिकुलरली होगा वह होगा टी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब यह सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो अपोजिट जो फोर्सेस होंगे इक्वल होंगे, बस यही कंडीशन याद रखना है इस तरह के, है ना, प्रॉब्लम में। अपोजिट फोर्सेस को इक्वल कर दो, तो अपोजिट फोर्सेस को इक्वल करोगे तो क्या होगा, टी कॉस थीटा के अगेंस्ट में एमजी है, टी साइन थीटा के अगेंस्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ई, इक्वेशन नंबर हो गया। अब ई नहीं लिखना है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है, इसको देखो हम बतला दे रहे हैं। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां दिखा दो ई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बट इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको इंडिकेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई हो गया, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का वैल्यू जो होगा चार्ज इनटू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया ई। अब इस पर जो फोर्स होगा वह चार्ज इनटू फील्ड होगा यार। कहोगे कैसे, तो देख लो यहां पर हम बतलाए हुए हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही यहाँ यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मात्र डिफिनीशन है, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट क्वेश्चन में लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गया, अगर क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिमांड करता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ जो चार्ज होगा वही नहीं यूज करेंगे, तो फोर्स बाय चार्ज हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज इनटू फील्ड हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को तो हम दिखा दिए, बट इस, है ना, जो स्फीयर है यानी यह जो बॉब है इस पर जो चार्ज क्यू है, बात समझ गए ना, इस पर चार्ज क्यू है, तो इस पर चार्ज क्यू है तो इसलिए इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा चार्ज इनटू फील्ड होगा, तो Q इंटू ई होगा। क्लियर। तो यहां पर हमको लिखना होगा Q इंटू ई, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी शो हो गया, इस पर फोर्स भी हम यूज कर दिए। अब उसके बाद देखो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, तो mg के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब डिवाइड कर दो, अब डिवाइड करोगे तो यहां पर हो जाएगा 1 में डिवाइड करना है 2 से, तो मिल जाएगा हमको tan थीटा इज इक्वल टू होगा कितना होगा, QE, अब बाई होगा mg। क्लियर हो गया। अब tan थीटा निकल गया, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया QE बाई हो गया mg। अब देखो Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया हुआ है, G का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हो और 10 भी रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में तो डिमांड नहीं की है, 10 रखने को नहीं कह रहा है, लेकिन 9.8 तो रखना ही पड़ेगा। अगर डिमांड करता है तो 10 रख लो। अब देखो इसको निकालने के बाद बात समझ गए, अब यहाँ जो वैल्यू आएगा उस आधार पर ना थीटा का डिसीजन होगा कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा। बात समझ गए। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा, है ना, उस पर डिसीजन होगा। तो क्वेश्चन में दे देता है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता है। अब जैसे देखो फॉर्मूला बेस्ड जो वैल्यूज है
वो तो आप निकाल सकते हो, जैसे टेन 30 डिग्री है, चाहे टेन 45 डिग्री है, टेन 90 डिग्री है, बात समझ गए ना। और इसके अलावा भी फॉर्मूला बेस्ड जो वैल्यूज है उसको तो निकाला जा सकता है, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा है ना, उस आधार पर थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब tan थीटा का यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब tan थीटा में अगर थीटा ज्ञात हो जाता है, बात समझ गए, तब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से, है ना, एक इक्वेशन से हम t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ गए कि नहीं, कैसे, तो यहाँ थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई साइन थीटा। अगर इक्वेशन 2 से निकालेंगे तो mg बाई हो जाएगा कॉस थीटा। तो किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। हम वैल्यूज को अरेंज कर देते हैं केवल, देखो m इज इक्वल टू कितना है 80, है ना, मिलीग्राम है, तो इसको केजी में बदलोगे, मिलीग्राम है तो पहले मिली को हटाओगे तो मिली इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, और फिर ग्राम को हटाओगे तब ना केजी में बदलेगा यार, तो फिर 10 टू दी पावर माइनस 3, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80 इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 केजी हो गया। बात समझ गए, तो ऐसे मिलीग्राम रहे तो डायरेक्ट आप लिख दो 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 केजी, जितना मिलीग्राम हो, बात समझ गया ना। तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका मास, लिख देते हैं मास is equal to m is equal to 80, mg is equal to 80 into 10 to the power minus 6 kg। तो मास तो क्लियर हो गया। अब चाहिए आपको चार्ज, तो यहां लिख देते हैं चार्ज इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। तो चार्ज भी क्लियर है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरी नहीं है, तो चार्ज भी क्लियर हो गया, मास भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 20 किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो किलो को हटा दो तो 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 और हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट हो गया। तो किलो को हटा दिए तो 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो गया वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ वैल्यूज क्लियर हो गया, जी का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना तो वैल्यूज रख सकते हो, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ रहता है, बात समझ गए ना। यानी tan थीटा का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जो वैल्यू यहाँ आएगा उस रेस्पेक्ट में वहां दे देता है कि कितना डिग्री का वैल्यू, यानी tan कितना डिग्री का वैल्यू इतना आएगा, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ जो वैल्यू आएगा उस आधार पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर फाइनल क्या कर सकते हैं हम कि t इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पर t इज इक्वल टू, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हो तो t इज इक्वल टू क्या होगा QE और डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन थीटा। अदरवाइज अगर सेकंड से निकालोगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई कॉस थीटा। बात समझ गए, तो मेन है थीटा, थीटा फाइंड आउट हुआ उसके बाद तो टेंशन जो है फाइंड आउट हो ही जाएगा, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to momentary rest? अब देखो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास जो है m है एंड चार्ज जो है ना स्मॉल q है, इज थ्रोन उसको फेंका जाता है एट ए स्पीड u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट, यानी जब वह, है ना, जब वह रेस्ट में आ जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, बात समझ गए। तो देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी वर्टिकली क्या है, टॉप टू बॉटम
वर्टिकली जो है टॉप टू बॉटम, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड समझो इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड सपोज करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि पार्टिकल को इसके अगेंस्ट में, अगर अगेंस्ट में यहां से प्रोजेक्ट किए, देखो पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट किए, यहां से, तो पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए अगेंस्ट में, ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट किए हम इसको, पार्टिकल को जा रहा है, पार्टिकल पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है और जाते जाते यहां पर पहुंचा, बस इसका वेलोसिटी हो गया जीरो। अब बात समझ गए कि नहीं, वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब पार्टिकल का वेलोसिटी, यहां पार्टिकल को दिखा देते हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया जीरो। अब देखो, तो भाई सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। अब इस डिस्टेंस को एस सपोज करते हैं, डिस्टेंस क्या हो गया, एस हो गया, तो डिस्टेंस हो गया एस और वेलोसिटी हो गया जीरो। तो एक्सेलरेशन निकालना होगा, तभी ना डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इस पर जो है फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट में इसको हम प्रोजेक्ट किए हैं, बात समझ गए। तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो यहां लिखेंगे हम, फोर्स जो होगा, फोर्स एक्टिंग, force acting on the particle कितना होगा, F इज इक्वल टू होगा, F इज इक्वल टू चार्ज, यहां पर चार्ज कितना है, Q है, अब मास कितना है, M है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू हो जाएगा फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया चार्ज इनटू फील्ड हो गया, एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, तभी ना एक्सेलरेशन निकलेगा यार, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो एम ए इज इक्वल टू होगा क्यू इनटू ई हो गया। अब देयरफॉर हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू इनटू ई डिवाइडेड बाय होगा एम। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया कि नहीं। अब एक्सेलरेशन जो होगा यहां पर निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसे, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मोमेंटरी जो है रेस्ट में आया, बात समझ गए कि नहीं, मोमेंटरी क्या हुआ, रेस्ट में आया, फिर उसके बाद उसका पोजीशन चेंज होगा, फिर डाउनवर्ड। जैसे देखो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड ग्रेविटी के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट करते हैं, सिमिलर केस समझो, प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरे फोर्स के द्वारा तो प्रोजेक्ट हो गया, बट उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, बात समझ गए ना। आफ्टर सम टाइम जो है उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो जीरो होने के बाद फिर वह नीचे वापस आने लगता है, और जब नीचे वापस आने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करने लगता है। तो मोमेंटरी जब रेस्ट हुआ है ना, तभी का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है कि भाई यहाँ ग्रेविटी की बात नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के अगेंस्ट में, क्लियर। तो एक्सलेशन तो नेगेटिव होगा, अब पुट करेंगे तब वहां पर यूज करेंगे। अब देखो, अब क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालना है, तो इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। अब देखो v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो नाउ यहाँ पर लिख सकते हो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस होगा 2as, क्योंकि एक्सलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, बात समझ गए, एक्सलेशन होगा निगेटिव। तो इसको इस साइड लाएंगे तो 2as इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर, देयरफॉर s इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई होगा 2a। अब यू स्क्वायर तो जस्ट है ही, अब यहाँ पर जो है 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, बात समझ गए कि नहीं, ए का वैल्यू निकाले हुए हैं। एक्सलेशन यहाँ निगेटिव है इसलिए माइनस लगाए, याद रखिए, अब डबल माइनस मत लगा देना यार, एक्सलेशन चूंकि नेगेटिव है ना, इसलिए हम यहाँ माइनस पुट किए। अगर यहाँ प्लस लिखोगे तो फिर बाद में अगर मान लो प्लस लिखते हो, सपोज करो यहाँ तुम प्लस लिख दिया, ठीक है, तो इधर आएगा तो फिर माइनस होगा, तो फिर इसमें माइनस लगाकर पुट करना होगा, तो उतना झमेला में नहीं जाना है ना। यहीं पर हम माइनस साइन पुट कर दिए, तो यहाँ हो गया 2a, ए का वैल्यू रख दो QE, अब बाई हो जाएगा m, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा m u स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा, अब बाई होगा 2q
इनटू होगा कैपिटल ए। तो डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया एम यू स्क्वायर बाई हो गया 2q इंटू ई। डिस्टेंस कवर्ड है ना बाई द पार्टिकल निकल गया, s इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 2q इंटू ई। यही डिमांड कर रहा था, बात समझ गए कि नहीं? तो चलो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो एक बात याद रखो, 11th में जो मोशन का इक्वेशंस है, बात समझ गए ना, मोशन का जो इक्वेशंस है उनको भी माइंड में रखना होगा। अब जैसे इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या यूज होता है, वर्टिकल मोशन में क्या यूज होता है, उसको याद रखना होगा, बात समझ गए ना? तो चलो रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।